अगर आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। 2021-22 में मिड टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके दिसंबर में। क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी में ये वीडियो आपको 40 में से 40 पूरे मार्क्स दिलाएगा। स्वागत है आप सभी का एक नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। मैं हूं आशीष सर। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और आगे बढ़ते हैं इससे पहले वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ ही नई नई जानकारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर आपके पास 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का होगा और ये रहेगा मैक्सिमम यानी कि 40 मार्क्स का। और सबसे पहले यहाँ पर सामान्य निर्देश आप जरूर पढ़ें। पेपर में हिंदी वाले पेपर में आपको 3 खंड आ रहे हैं यानी कि का, खा और ग। तीनों खंडों से आपको कितने कितने प्रश्न करने हैं, किस खंड से, सारा निर्देश आपको यहाँ पर लिखा होगा। तो आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें, किस खंड से कितने प्रश्न आपको करने हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के यानी कि मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, इंग्लिश सारे पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बाकी सारे पेपर भी आप ज़रूर देख सकते हैं। और ये पेपर आपके लिए OMR सीट में मिलेगा यानी कि आपको सिर्फ गोले भरने होंगे काले या नीले स्याही से। तो चलिए सबसे पहले हिंदी में आपको अपठित अंश यानी कि गद्यांश आएगा और ये पेपर आपका रहेगा 10 नंबर का। तो आपको क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद आपने उससे रिलेटेड प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गद्यांश को पढ़ें जो कि कंप्यूटर पर आधारित है यानी कि कंप्यूटर की उपयोगिता, महत्व, क्या वैल्यू है कंप्यूटर की आज के समय में। तो आज का जो समय है वो कंप्यूटर का युग है और बहुत सारी इसमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी दे रखी है कि हमारे लिए कंप्यूटर क्यों महत्वपूर्ण है, क्या फ़ायदा है। तो आप पूरे पैसेज को, पूरे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, क्योंकि मैं आपको पूरा गद्यांश नहीं पढ़ाऊंगा बल्कि आप इस वीडियो को रोकते रोकते ही आप इसे देखें, समझें। और उसके बाद होता है हमारे पास पहला प्रश्न, यहाँ से शुरू होता है। आजकल कंप्यूटर से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। आजकल कंप्यूटर सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हो रहे हैं? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से या कीटाणु से। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज, क्योंकि पैसेज में यहाँ पर कंप्यूटर के वायरस की बात की गई है, तो वायरस से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और अगर आपको पहाड़ी यादें और पहाड़ी लाइफ स्टाइल को जानना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज़रूर आप चेकआउट कीजिए क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको पहाड़ी यादों से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दूसरा सवाल है, किसी भी क्षेत्र में प्रगति और विकास किसके बिना असंभव है? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको विकास चाहिए, डेवलप चाहिए यानी कि इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सारा नहीं बता रहा हूँ बल्कि डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि जो पैसेज है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा और जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। भारत में कंप्यूटर किस सन में आया? तो ये आया था 1961 में, 1961 में पहली बार भारत में कंप्यूटर आया। और उसके बाद कंप्यूटर एक डैश उपकरण है, सही उत्तर क्या होगा? तो कौन सा है? तो कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी कि विद्युत संचालित मशीन है। क्लियर है? सबसे पहले गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड इसी तरह के सवाल होंगे तो आप इन्हें शॉर्ट में देख लीजिए। उसके बाद देखो, बच्चे किसी माध्यम से इंटरनेट पर नई से नई जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये करते हैं कंप्यूटर पे, है ना। तो किसके माध्यम से? भाई इंटरनेट तो है लेकिन कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पर। फ़ोन मत कर देना, टेलीविज़न मत कर देना क्योंकि यहाँ पर फ़ोन की इंटरनेट और कंप्यूटर की प्रासंगिकता की बात हो रही है। तो आपको क्या करना है, 2 गद्यांश होंगे, एक ऊपर दे दिया है और दूसरा ये है। दोनों को ध्यान से देखें, कौन सा आपको इजी लगे, आसान लगे, उसी गद्यांश को आपको करना है। यानी कि दोनों में से एक ही गद्यांश के प्रश्न आपको करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर देश की अपनी भाषा होती है, भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे की बातों और विचारों को समझते हैं और समझा पाते हैं। यानी कि दूसरों के विचार समझते, दूसरों को अपनी बात समझाते। तो यहाँ पर भाषा की बात है, राजभाषा हिंदी, हिंदी की प्रासंगिकता,
हिंदी की वैल्यू के बारे में यहाँ पर बताया है, हिंदी को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हिंदी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और हिंदी पढ़ने से क्या लाभ होता है। तो चलिए पहला सवाल है, अधिकतर लोग निमंत्रण पत्र एवं आपसी पत्राचार में किस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मैक्सिमम लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं और अपनी शान दिखाना पसंद करते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को डैश घोषित किया गया था। तो भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रभाषा के बगैर देश में किसकी कल्पना करना असंभव है। तो इसका आंसर रहेगा एकता। ठीक है, राष्ट्रभाषा है तो एकता रहेगी। और भारत का संविधान कब लागू हुआ, बड़ा आसान सा सवाल है। 26 जनवरी 1950 को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, यानी कि 26 जनवरी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस है ना। और अगला सवाल है, हम एक दूसरे की बातों और विचारों को किस माध्यम से समझ पाते हैं। तो ये है भाषा। यानी कि 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, चारों में से कोई एक ही आंसर सही होगा, उसी एक आंसर पे आपको गोला करना है। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए लगातार तैयार रहता हूँ। फिर से देखो 2 काव्यांश दिए हैं, 2 गद्यांश थे, दोनों में से एक करना होगा। उसके बाद 2 काव्यांश यानी कि 2 कविता होंगी जो आपके सिलेबस से नहीं होंगी बट ये अपठित होंगी, और दोनों में से आपको कोई एक ही करना है जो आपको आसान लग रहा हो। देखो यहाँ पर, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। ठीक है, तो ये कविता है। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। और इसी तरह से इस पूरी कविता को आप पढ़ सकते हैं। कहती पृथ्वी, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ू, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो ये आपके लिए कविता का अंश है। अब पहला सवाल यहाँ पर स्टार्ट होता है, तरल तरंगे दिल में क्या भरने को कह रही हैं। तो ये कहती है मीठी मीठी उमंग भर लो, सही आंसर रहेगा। और आप कविता को एक बार फिर से पढ़ना चाहेंगे तो वीडियो को वापस करें और इसे प्रॉपर एक बार कविता को देख लीजिए। आकाश हमें क्या कहता है, फैलने को, पूरे आसमान को ढक लो। तो जो आसमान है वो कहता पूरा ढक लो, आप फैल जाओ, फैलने को कहता है। धैर्य ना छोड़ने के लिए कौन कहता है। तो पृथ्वी बड़ी धैर्यवती है, बहुत धैर्य रखती है, सहनशील है पृथ्वी। और सागर लहरा कर क्या कहता है कि मन में गहराई लाओ। बड़ा आसान सा रहेगा। इसी तरह से देखो, ऊंचे बनने के लिए कौन कहता है। तो ऊंचे बनने के लिए पर्वत कहता है, क्योंकि पर्वत बहुत ही ऊंचाई पर रहता है। और इसी के साथ ही आपके पास है अथवा, यानी कि अगर आपको आसान पहले वाली कविता लग रही है तो इसके आंसर करेंगे, और अगर आपको पहला टफ लगे तो दूसरे वाला इसका आप कर सकते हैं। यानी कि दोनों में से आपको कोई एक ही करना है, दोनों को बिल्कुल मत करना, क्योंकि नंबर आपको एक के ही लगेंगे। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नम में उड़कर सुख पाऊं, मैं फुदक फुदक कर डाली पर तोड़ूं, तरु की हरियाली पर डोलूं, फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, कितना अच्छा इनका जीवन, आज़ाद सदा इनका तन मन, मैं भी इनका गाना गाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। और इस तरह से देखो ये काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4-5 लाइनें और हैं जो कि मैंने आपको पढ़े नहीं है, बट आप इसे ज़रूर पूरा पढ़ लीजिए। कविता किस किस को देख कर के इठलाने की बात कह रहा है। तो इसके लिए आपका आंसर रहेगा जग को। 4 ऑप्शन देख लीजिए आपको कौन सा लग रहा है। किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से तैयारी करवाई जाती है। चिड़िया के जीवन को कवि अच्छा क्यों मान रहा है, क्योंकि तन मन की आज़ादी के लिए आज़ाद रहता है चिड़िया, है ना। और अगला है काव्यांश में फल को किस तरह खाने की इच्छा की गई है। कुतर कुतर कर, फल को कैसे खाना है, कुतर कुतर कर, काट के तो खा नहीं सकती चिड़िया। और चिड़िया बनकर कवि कहाँ डोलना चाहता है, वृक्षों की
हरियाली पर डोलना चाहता है, मैं भी हरियाली पर डोलूं, है ना। और कवि कहाँ उड़कर सुख पाना चाहता है, आकाश में। तो ये आपकी अपठित कविता है और अपठित गद्य है। अब आपके पास आ जाता है ग्रामर। ग्रामर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, 16 नंबर का ग्रामर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ग्रामर का कोई भी टॉपिक समझना हो तो लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, देखिए। तो चलिए देखिए, पहला जो सवाल है ये 4 प्रश्न करने हैं आपने, और ये आपके लिए उपसर्ग प्रत्यय। 29 शब्द में उपसर्ग है, 29 है ना, 29 में देखो 29 है, 30 है, उन है या नतीस है। तो इसका सही आंसर आपका उन, उपसर्ग लगता शब्द के पहले। और आपको ये पहचान करनी है तो हमने वीडियो डाली है, आप ज़रूर देखिए हमारे चैनल पर। आपको हिंदी में 40 में से 40 दिलाने की मेरी गारंटी रहेगी अगर आपने हमारे चैनल पर वीडियो देखी है और पढ़ा है। अति उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है, अति उपसर्ग वाला सही। तो देखो सिंपल सी बात है, 4 हैं, चारों में से अति सिर्फ एक ही में है, अति प्रिय। हालांकि इतना आसान आपको पेपर, थोड़ा सा इससे लेवल हल्का सा टफ भी रह सकता है। चलिए ज़रूर बताइए कि आप कितने प्रश्नों के सवाल मुझसे पहले दे पा रहे थे। दूसरा है, पढ़ने वाला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय रहेगा आपका वाला, और जो प्रत्यय है वो कहाँ लगता है, शब्द के पीछे लगता है। चलिए आगे देखो, इत प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, इत प्रत्यय वाला। तो देखो यहाँ पर आनंदित, एक ही में इत प्रत्यय है, बाकी सारे गलत है। उसके बाद देखो अनाचार शब्द में मूल शब्द क्या होगा, चार, आचार, नाचार या अना। तो ये रहेगा आपका आचार, और जो अन है वो आपका उपसर्ग होगा, और आचार मूल शब्द है। इसी के साथ ही आपके पास समास से रिलेटेड प्रश्न आ गए। तो 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आराम कुर्सी समास शब्द में क्या समास होगा। तो देखो आराम कुर्सी है ना, उसमें आपका द्विगु नहीं है, क्योंकि द्विगु में संख्या पहले होती है। कर्मधारय में देखो विशेषण विशेष्य होता है, उपमान उपमेय होता है, ये भी नहीं है। द्वंद्व समास में और होता है, तो और भी नहीं है। तत्पुरुष समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि आराम कुर्सी शब्द कोई शब्द ही नहीं है, फिर भी दे दिया एग्जाम में, तो क्या करें, हमें करना तो पड़ेगा। एक्चुअली ये प्रश्न ही गलत था। कितने बच्चों को लग रहा था कि ये प्रश्न गलत है, मुझे कमेंट करके ज़रूर आप बताएं कि हाँ आपको भी लगा कि ये वाला प्रश्न सही नहीं था। चलिए, प्रधानाध्यापक समस्त पद का सही विग्रह होगा। तो समास का विग्रह करना आपने, प्रधान है जो साथी, प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान है जो भाई, या प्रधान है जो यात्री। तो देखो यात्री की कोई बात नहीं है, भाई की भी कोई बात नहीं है, साथी की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अध्यापक की बात कर रहे हैं। तो आपका ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 मासों का समाहार समस्त पद क्या होगा। तो एक ही है 4 जिसमें है चौमासा, तो चौमासा वाला बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास का सही उदाहरण। तो द्वंद्व में क्या होता है, 2 होते हैं, 2 होंगे 2। तो देखो 2 लोग होंगे द्वंद्व में, भैया भाभी, चाचा चाची, माँ मम्मी पापा, आजकल, ऊंचा नीचा। तो देखो ऊंच नीच आपका सही आंसर हो गया। बाकी देखो इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, और द्वंद्व में होते हैं 2 होंगे, तो 2 ऊंच नीच सही उत्तर हो गया। आगे देखो, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यह समास का विग्रह किस समास का उदाहरण है। तो थर्ड पर्सन जिसमें इम्पोर्टेंट होता है थर्ड पदार्थ की, तो वो होगा आपका बहुब्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। तो इसमें आपका समास जो है वो बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला है आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और ये है आपके लिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। और अगर आपको ये टॉपिक डाउट में लगे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। सवाल देखिए कौन सा इसका आंसर हो सकता है, पहले चेक कीजिए, उसके बाद मैं आपको सही आंसर तो बता ही दूंगा। रमेश घूमने गया है, 4 ऑप्शन है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है विधानवाचक। क्लियर है, आपका भी विधानवाचक आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए। आगे देखो, क्या मनोज साइकिल चलाता है, ये कौन सा वाक्य है, वाक्य भेद बताएं।
4 ऑप्शन है, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक या निषेधवाचक। तो चलिए थोड़ा सा समझिए प्रश्न को, आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो ये है आपका प्रश्नवाचक यानी कि क ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला सवाल है विस्मयवाचक, विस्मयवाचक या विस्मयबोधक वाक्य का सही उदाहरण है कौन सा है? अरे मोहन 8वीं में पढ़ने लगा, अरे मनोहर 8वीं में पढ़ने लगा, मनोहर 8वीं में पढ़ने लगा, क्या मनोहर 8वीं में पढ़ने लगा या मनोहर 8वीं में नहीं पढ़ने लगा? विस्मयवाचक। चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार कंजूसी बिल्कुल नहीं करना, आपने कम से कम 500 का लाइक, 500 का टारगेट है लाइक करने का, तो आपका एक और एक करके 500 जरूर पूरे करने हैं। और इसका जो सही आंसर है वो है अरे। देखो अरे में यहाँ पर क्या आपका विस्मय संबोधन चिन्ह है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखो सरिता विद्यालय जाती है, वाक्य को निषेधवाचक में रूपांतरण करना है यानी कि बदलना है। ऑप्शन 4 आपके पास है, 1 2 3 4। तो मुझे बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे वीडियो के नीचे रेड बटन को दबा करके और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। चलिए निषेध में बदलना था तो यहाँ पर आएगा आपका सरिता विद्यालय नहीं जाती है, ये आपका निषेधवाचक है। और अगला है संदेह वाक्य का सही उदाहरण होगा। 4 ऑप्शन देखिए, सही कौन सा होगा थोड़ा सा सोचिए। यस ट्राई कीजिए, बिल्कुल ट्राई कीजिए। और आपको दूसरे मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, इंग्लिश का पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाके ज़रूर चेक कीजिए। और संदेहवाचक का आपका रहेगा अनुराग घर वापस आ रहा होगा। संदेह है, डाउट है, श्योर नहीं है, तो आपको यहाँ पर खा ऑप्शन सही है। और अगला है आपके लिए अलंकार से संबंधित सवाल है, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार, उपमा अलंकार पहचानिए। चलिए देखो उपमा अलंकार कौन से में है, देखो थोड़ा का खा गा गा। और अलंकार समझने हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज अलंकार से रिलेटेड है, ज़रूर देखिए और अपना फ़ायदा उठाइए। और इसका सही आंसर है कमल से, हरिपद कोमल कमल से। तो इसमें सा से सी सम समान, तो से वर्ड यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यमक अलंकार का सही उदाहरण होगा, यमक अलंकार का 4 ऑप्शन में से सही कौन सा होगा? देखिए थोड़ा सा चेक कीजिए, हल्का सा जोर दीजिए माइंड को, आंसर निकल के जरूर आएगा। और यमक अलंकार है आपका कनक कनकते 100 गुनी, एक ही शब्द बार बार प्रयोग होने से उनके अर्थ अलग अलग हों। और अगला है निम्नलिखित पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो 4 एग्जाम्पल है, चारों में से उत्प्रेक्षा कहाँ पर होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, हालांकि हाँ, तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। चलिए पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे आपने देखा मानव शब्द आया है। और अगर आपने हमारे चैनल पर अलंकार समझे हो, मुझसे समझे हो, तो आप इस आंसर को जरूर कर पाए होंगे। मानव शब्द से ही आपको पहचान करनी है उत्प्रेक्षा अलंकार का। और रूपक अलंकार का सही उदाहरण होगा रूपक अलंकार। चलिए देखो रूपक में आरोप होता है, तो यहाँ पर ग ऑप्शन सही है, यानी कि राम रतन, राम के ऊपर रतन बना दिया है। तो इसमें क्या अपने बेटे को राम बताया है, तो बिल्कुल आरोप कर दिया है ना। और व्यंजनों की आवृत्ति से के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वह कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति होती है वो कौन सा अलंकार होता है? चलिए थोड़ा सा देखिए, बड़ा आसान है और आई होप आप कर लोगे आराम से। और अगर आपको डाउट लगे तो ज़रूर आप अलंकार की वीडियो देखें, अनुप्रास अलंकार हैं, क्योंकि वर्ण जहाँ पर बार बार आते हैं, बहुत सारे वर्ण होते हैं, अच्छे लगने वाले वो आपका
चलिए अब आपके पास आ गया है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक बोले तो क्षितिज से आपके पास यहाँ पर प्रश्न होंगे और ये क्षितिज काव्य खंड और गद्य खंड दोनों से होंगे। तो पहला आपके लिए 14 नंबर का आएगा, यहाँ से ध्यान रखना 14 नंबर का। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए चैप्टर की तो हमारे चैनल पे ज़रूर देखें आप। चलिए यहाँ पर आपको क्या है, एक गद्यांश दिया होगा। तो ये गद्यांश आपको 2 बैलों की कथा से लिया गया है। और देखो यहाँ पर दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की तरह कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े, यानी कि कांजी हाउस से जब दड़ियल उन्हें खरीदता है तो दोनों बैल अपने घर की ओर दौड़ भागते हैं। और इस समय इस गद्यांश को ध्यान से पढ़े एक बार देख लो आप इसे। और अब यहाँ पर प्रश्न शुरू होते हैं। झूरी के बैल हैं, इसका क्या सबूत था? 4 ऑप्शन देखो। ये बैल झूरी के, ये क्या सबूत था झूरी के पास? चलिए तो इसका जो सही आंसर है वो है क्योंकि उसके द्वार पर खड़े थे, दोनों बैल उसके द्वार पर खड़े थे। तो ये सबूत है कि दोनों बैल किसके थे? झूरी के थे। चलिए अगला सवाल है, दड़ियल ने जाकर पकड़ लिया। क्या पकड़ा? बैलों की पूंछ, बैलों की रस्सी, बैलों की सींग, बैलों का गर्दन। तो देखो गर्दन तो पकड़ नहीं सकता, सींग पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, पूंछ पकड़ेगा तो पिटेगा, तो इसने पकड़ी थी बैलों की रस्सी। करेक्ट आंसर है। किसने कहा कि ये मेरे बैल हैं? 4 ऑप्शन है। किसने कहा ये मेरे बैल हैं? 4 ऑप्शन देखें और इसका सही आंसर है झूरी ने। झूरी ने कहा कि ये मेरे बैल हैं। और किनके आंख से सानंद के आंसू गिरने लगे? देखो पहला ऑप्शन दड़ियल है, बैलों के, गया के या झूरी के। तो खुशी के आंसू गिरे थे बैलों की आंखों से। और अगला है, झूरी कहाँ बैठा धूप खा रहा था? 4 ऑप्शन चेक कीजिए और कौन सा सही आंसर है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो बार बार आपको ना करना पड़े, वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए। और झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ये आपके क्षितिज से रिलेटेड है। तिब्बती भाषा में कूची कूची शब्द का क्या अर्थ है? कूची कूची। चलिए 4 ऑप्शन है, कृपया कृपया, क्षमा, हाय हाय या दया दया। तो इसका अर्थ है दया दया। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी थी? सबसे ज़्यादा खतरनाक? डांडे, फरीक, कलिंगपोंग, चीनी किला या ल्हासा। तो चलिए देखिए कौन सा आंसर है, कितनी जल्दी आप आंसर को कर पा रहे हो। तो ये है आपके लिए डांडे। तो डांडा जो है ना वो सबसे खतरनाक था, क्योंकि यहाँ पर जो चोर है ना उनको छुपने की भी बहुत अच्छी जगह मिल गई थी। और अब आगे आपके पास पद्यांश। ये लल्लद के वाक हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुनी मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरी, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और पहला सवाल है, कवि ने कच्चे सकोरे की तुलना किससे की है? जो कच्चा सकोरा है वो किससे की है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है, चलिए 4 ऑप्शन पहले देखिए, आप चेक कीजिए कौन सा आंसर हो सकता है। और इसका सही आंसर है क, यानी कि जीवन से। और उसके बाद देखो अगला, काव्यांश में कवि को कहाँ जाने की चाह घेरे हैं? बाजार जाने की, विद्यालय जाने की, घर जाने की या बैंक जाने की? पैसे तो नहीं निकालने गई। हाँ, तो चलिए देखो, ये है घर जाने की चाह है घेरे, घर जाने की। और कवि भव सागर से पार करने के लिए किसको पुकार रहा है? चलिए 4 ऑप्शन है, गुरु को, देव को, भाई को या साथी को। तो चलिए, करे देव भवसागर पार,
तो किसे बुलाता है? देव को। करे देव यानी कि प्रभु ईश्वर। कवि कहाँ के सांकल खुलने की बात कर रहा है? कहाँ के सांकल खुलेंगे? खिड़की के, कार्यालय की, विद्यालय की या बंद द्वार के? तो इसका सही आंसर है बंद द्वार के, घ। और सम खाने से कवि का क्या तात्पर्य है? सम यानी कि भोग करना, अधिक भोग करना, भोजन करना या जलपान करना। सम खा तभी होगा समभावी। तो इसका करेक्ट आंसर है समभोग करना, है ना। अगला सवाल देखो, ये काव्यांश से रिलेटेड है। निम्न के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को से कबीरदास जी का क्या तात्पर्य है? और थोड़ा सा ऐसे करते हैं ऊपर। हस्ती चढ़िए ज्ञान को तो इसका जो सही आंसर है वो है ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला है सहज दुलीचा को कवि ने किसका प्रतीक माना है? जो सहज दुलीचा है वो क्या है? किसी जानवर का प्रतीक है, किसी जगह का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है या सरलता और सहजता का प्रतीक है? चेक कीजिए। और इसका सही आंसर है सरलता और सहजता। तो ये हैं आपके पास हिंदी का पेपर। ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके इसमें से कितने मार्क्स आ रहे थे 40 में से। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और पहाड़ी यादों का भी आप ज़रूर आनंद लीजिए। हमारे दूसरे चैनल को भी आपने सपोर्ट करना है। वीडियो देखिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखिए और आगे बढ़ते अगले नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।